हेलो गाइस कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। गाइस टीचिंग एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। गाइस आज हम बात करने जा रहे हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर फर्स्ट यानी बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया के अति लघु उत्तरीय की प्रश्नों की, जो दोस्तों प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, मीन्स 2023-24 में। इससे पहले एक क्लास हो चुकी है दोस्तों, आप सभी उसको भी देख सकते हैं। 2024 के उसमें सारे क्वेश्चन हैं। आज वाली क्लास में 2023 के भी क्वेश्चन मिलेंगे। तो दोस्तों आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है कि दोस्तों कॉमन सीरीज से हैं क्वेश्चन दोस्तों, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन दोस्तों कि अभिप्रेरणा की परिभाषा लिखिए। अभिप्रेरणा अभिप्रेरणा को इंग्लिश में दोस्तों मोटिवेशन जैसे शब्द, मतलब इसकी जो इंग्लिश होती है मोटिवेशन, इसकी परिभाषा लिखना है। तो अभिप्रेरणा कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। और ये परिभाषा किसके अनुसार है? तो गुड के अनुसार। मतलब जैसे कोई कार्य शुरू किया जा रहा और उस कार्य पे लगातार कार्य किया, मतलब लगातार उस पर काम किया जाए और उसे एक रेगुलरिटी मतलब नियमित प्रक्रिया में रखा जाए, तो इसे कहते हैं अभिप्रेरणा। और इसकी जो परिभाषा दी है वो गुड ने दी है, मतलब ये वाली परिभाषा। और भी बहुत सारे वैज्ञानिक हैं जो अलग अलग परिभाषा दे दिए हैं, लेकिन यहाँ पर जो परिभाषा बताई इन्होंने ये गुड के अनुसार है। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों कि स्मृति के 4 पद या अंग कौन से हैं? 2024 में आया हुआ क्वेश्चन दोस्तों। स्मृति मतलब मेमोरी संबंधित, याद करने संबंधित है दोस्तों। तो उसके 4 पद अंग कौन से हैं? तो पहला है सीखना या अध्ययन, दूसरा है धारण, तीसरा है पुनः स्मरण, चौथा है पहचान। तो दोस्तों इसका क्या मतलब है? पहला कि सीखना, मतलब पहले हम कोई चीज़ सीखेंगे, इसको सीखने को भी अधिगम कहते हैं, सीखने को ही अधिगम भी कहा जाता है। यहाँ पर या करके लिखा भी। फिर उसके बाद जो चीज़ सीखे हैं उसके प्रति एक समझ, यानी उसको धारण करेंगे, समझ बनाएंगे। फिर दोस्तों फिर रिवाइज करेंगे, यानी पुनः स्मरण, एक बार फिर रिवाइज करेंगे उसको। फिर उस पर हम अपनी पकड़ बनाएंगे, यानी पहचान। तो क्या हो जाएगा? सीखना, धारण, पुनः स्मरण, पहचान। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी समझ पा रहे होंगे। अगली स्लाइड चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 2024 में ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। मध्यमान, जिसकी इंग्लिश दोस्तों मीन होती है, ज्ञात करने का सूत्र क्या है? दोस्तों मध्यमान ज्ञात करने का जो सूत्र होता है दोस्तों, पदों का योग बटे पदों की संख्या। क्या है? पदों का योग बटे पदों की संख्या इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपान कैपिटल एन। एन बराबर पदों की संख्या और सिग्मा एक्स में पदों का योग। इसको दोस्तों जैसे आप ऐसे लिखेंगे शब्दों में, तो पदों का योग बटे पदों की संख्या, और इसको इसमें जैसे नंबर में लिखना है आप मान लीजिए, तो सिग्मा एक्स अपान कैपिटल एन का मतलब संख्या, पदों की संख्या, और इसका मतलब पदों का योग। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों, मनोवैज्ञानिक डॉक्टर जोन्स ने बाल विकास को कितनी अवस्था में विभाजित किया है? नाम लिखिए। मतलब दोस्तों एक जो मनोवैज्ञानिक डॉक्टर जोन्स हैं, इन्होंने बाल विकास को कितनी अवस्थाओं में बांटा है, इसको आपको नाम बताना है। तो दोस्तों इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई हैं। पहली है शैशवावस्था, जन्म से 5 या 6 वर्ष। दूसरी है बाल्यावस्था, 6 से 11 वर्ष या 12 वर्ष। तीसरी अवस्था दोस्तों इन्होंने बताई किशोरावस्था, 12 से 18 वर्ष। चौथी अवस्था इन्होंने बताई दोस्तों प्रौढ़ावस्था, 18 के बाद। तो कौन? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। शैशवावस्था जन्म से 5 या 6 वर्ष, बाल्यावस्था 6 से 11 वर्ष, किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष, प्रौढ़ावस्था 18 के बाद। किशोरावस्था को दोस्तों तूफानी अवस्था भी कहते हैं। फिर दोस्तों अगली स्लाइड चलते हैं। अगला क्वेश्चन है पावलोव का संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत हेतु किस जानवर का प्रयोग किया था? अभी क्वेश्चन थोड़ा अटपटा इन्होंने लिखा है, सीधे इसमें ये पूछा जा रहा है दोस्तों कि पावलोव ने किस जानवर पे अपना प्रयोग किया था, बस सीधा ही।
और दोस्तों यही सेम क्वेश्चन देखिए 2023 में आ चुका है और 2024 में आ चुका है, मतलब 2 साल लगातार आ चुका है सेम क्वेश्चन। तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि प्रीवियस ईयर पेपर लगाना या देखना। दोस्तों देख लीजिए एक बार कि कौन से क्वेश्चन आए, के आंसर देख लीजिए, क्योंकि रिपीट होते हैं। यहाँ आप खुद देख पा रहे होंगे यही सेम क्वेश्चन 2023 में है, फिर 24 में है। तो दोस्तों पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था, किस पर? कुत्ते पर। और दोस्तों जो ये पावलोव हैं ये व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हैं। मैंने पहली क्लास में बताया दोस्तों 2 प्रकार के मनोवैज्ञानिक, व्यवहारवादी, रचनावादी। तो जैसे जीन पियाजे हैं तो ये दोस्तों रचनावादी मनोवैज्ञानिक हैं, और जो पावलोव हैं और भी पावलोव हैं तो ये दोस्तों क्या हैं? व्यवहारवादी। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों, सूझ या अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक का नाम लिखिए। 2024 में आया हुआ क्वेश्चन दोस्तों। तो सूझ या अंतर्दृष्टि सिद्धांत का प्रतिपादन गेस्टाल्टवादियों ने किया था और कोहलर ने इस सिद्धांत को आगे बढ़ाया। तो सूझ या अंतर्दृष्टि सिद्धांत का प्रतिपादक गेस्टाल्टवादियों ने किया था और कोहलर ने इसे आगे बढ़ाया था। और ये सूझ होता क्या है? जैसे कोई चीज़ आप मान लीजिए आप अपने क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं, कोई चीज़ आपको याद नहीं आ रही, अचानक कोई चीज़ याद आ जाए तो उसे ही सूझ या अंतर्दृष्टि सिद्धांत कहते हैं। कोई चीज़ अचानक याद आना। उम्मीद करता हूँ आप सभी समझ पा रहे होंगे दोस्तों। फिर अगली स्लाइड चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध की कोई एक परिभाषा लिखिए। बुद्ध की कोई एक परिभाषा लिखिए। अब ये क्वेश्चन दोस्तों 2023 में आया हुआ है। तो यहाँ पर बर्ट के अनुसार बताई गई है परिभाषा कि बुद्धि सापेक्ष रूप से नवीन परिस्थितियों में अभियोजित करने की जन्मजात योग्यता है। बुद्धि सापेक्ष रूप से नवीन यानी नई परिस्थितियों में अभियोजित करने की जन्मजात योग्यता है। मतलब जैसे कोई नई चीज़ है, नई परिस्थिति में हम जा रहे हैं तो हम उसमें अपने आप ढल जाएंगे या उसे सीख जाएंगे। ये एक जन्मजात योग्यता है। किसने बताया? बर्ट ने। फिर अगला क्वेश्चन है कि संतुलन को कोई एक उदाहरण देकर समझाइए। संतुलन को कोई एक उदाहरण देकर समझाइए। 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। तो व्यक्ति के जीवन में दोस्तों अनेक प्रकार की अनुकूल एवं प्रतिकूल परिस्थितियां आती रहती हैं, जिनका सामना उसे करना पड़ता है। कुछ लोग प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने में सफल होते हैं, कुछ लोग असफल होकर मानसिक संतुलन खो बैठते हैं। अब यहाँ पर अनुकूल और प्रतिकूल का मतलब क्या है? तो अनुकूलन का मतलब होता है जैसे किसी स्थिति के अनुसार या पर्यावरण के अनुसार ढलने की प्रक्रिया। प्रतिकूल का मतलब क्या है? उसका विपरीत। जैसे यहाँ पर मान लीजिए कुछ लोग प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने में सफल होते हैं और कुछ लोग असफल होते हैं। मतलब जैसे कोई विपरीत स्थिति आई, वो उसके अनुसार नहीं ढल पा रहे हैं। अनुकूल का जो विलोम शब्द होता है दोस्तों प्रतिकूल होता है। तो अनुकूल का मैंने क्या मतलब बताया दोस्तों कि किसी वातावरण के अनुसार ढलने की प्रक्रिया या अपने आप को ढालना। तो जो लोग असफल होते हैं वो मानसिक संतुलन खो देते हैं, और जो लोग प्रतिकूल परिस्थिति में भी अपने आप को ढाल लेते हैं वो लोग सफल होते हैं। फिर दोस्तों अगली स्लाइड चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आलपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व की परिभाषा लिखिए। 2024 में आया हुआ क्वेश्चन दोस्तों। तो व्यक्तित्व व्यक्ति के अंदर उन मानव शारीरिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उसका अद्वितीय समायोजन निर्धारित करता है। आलपोर्ट। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों, व्यक्तित्व विकास में शिक्षा किस प्रकार प्रभावी है? व्यक्तित्व विकास मतलब पर्सनालिटी डेवलपमेंट इसकी इंग्लिश जो होती है दोस्तों। तो इसमें शिक्षा किस प्रकार प्रभावी है उसको बताना है। तो बालक के व्यक्तित्व विकास के सभी पक्षों की विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा का स्वरूप निर्धारित होता है। व्यक्तित्व विकास में घर, परिवार तथा विद्यालय का महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। क्योंकि दोस्तों ज़्यादातर बच्चा जो बालक होता है वो या तो घर में सबसे ज़्यादा रहता है, परिवार में, या फिर विद्यालय में। तो इसमें व्यक्तित्व विकास में सबसे ज़्यादा प्रभाव कहाँ पड़ता है दोस्तों? घर, परिवार या विद्यालय का। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी क्वेश्चन समझ पाएंगे। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप सभी अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। हम सभी अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।